तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और कल की हैवी वॉलेटिलिटी के बाद आज एक्सपायरी का सेशन है मार्केट में। कम से कम इंटरनेशनल क्यूज जो हैं वो अच्छे हैं, तो ये एक रिलीफ है मार्केट के लिए। लेकिन हाँ, आज एक तो ऑब्वियसली एक्सपायरी कहाँ पर होती है इस पर नजर रहेगी, और आई थिंक उससे भी बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए जो फिर से एक बार रहेगा वो रहेगा रुपए का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडियन करेंसी के लिए दिक्कत ये है कि डॉलर और मजबूत हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं यूएस में उसके बाद उसकी ट्रैजेक्टरी यहाँ से और ऊपर जाने की उम्मीद बनी हुई है। तो दैट्स एन एडिशनल चैलेंज। पिछले 6 महीने से डॉलर गिरते ही जा रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि डेली 30 हाई के बाद अब नीचे जाएगा, पर अब फिर से तो कुछ तेज़ी आ रही है। और ये इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं इंडियन करेंसी ने इस साल काफ़ी अच्छा किया है, और अब ये सडन वीकनेस आई है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आरबीआई इसको कैसे हैंडल करता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच अब देखते हैं आज इंडिकेटिव टिक्स क्या संकेत लेकर आते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। एसजीएक्स निफ्टी इस समय हल्के से नेगेटिव बायस के साथ है, 15 पॉइंट नीचे 9721 का लेवल इस समय एसजीएक्स निफ्टी पर है। लेकिन जो एशियन क्यूज हैं बाकी मार्केट्स के, वहां पर अगर आप देखें तो संकेत ठीक ही है। जापानीज मार्केट में हमने मजबूती देखी है, स्ट्रेट टाइम्स अब ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव बायस के साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडियन मार्केट्स के लिए टेक्निकल्स विल कम इनटू प्ले। इंडिकेटिव टिक्स में 16 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 9740 का लेवल है इस समय यहाँ पर, और सेंसेक्स करीब 130 पॉइंट ऊपर इस समय इंडिकेटिव टिक्स में, यानी 31,290 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये शुरुआती टिक्स है, 65.78 पर रुपया खुला है, यानी कल से और थोड़ा कमजोर हुआ है, करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी। नाउ इट्स एट 65.84, और आज फिर से एक बार आरबीआई ओवरड्राइव में रहेगा, सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो क्यूज हैं उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट ये थोड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि आप एक हद से ज्यादा अगर आप खरीदे भी डॉलर तो भी मजबूती आप नहीं ला सकते। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मूव कर रहा है, इसमें आई थिंक करेंसी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो 65.83 का लेवल यहाँ पर, और वो जो 66 का साइकोलॉजिकल क्रिटिकल लेवल है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रही बात इंडिकेटिव टिक्स की, तो अब निफ्टी में करीब जो मजबूती है इस समय वो करीब 35 अंकों की है, 9767 का लेवल है, और सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर। लेकिन जो शुरुआती ट्रेड है उसमें आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए। इम्तियाज कुरैशी हैं हमारे साथ, और साथ ही प्रशांत बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इम्तियाज, शुरुआत में थोड़ा वेट करना चाहिए, एक बार थोड़ा स्टेडी हो जाए मार्केट, देन वन कैन टेक अ कॉल। गुड मॉर्निंग मेयर। यस, सेम व्यू यहाँ पे भी रहेगा, बिकॉज जैसे हमने कल के सेशन में या इसके पहले भी सेशन में जो फॉल जब स्टार्ट हुए तो इनिशियली मार्केट ओपन विद अ वेरी फ्लैटिश नोड, और उसके बाद सडनली डाउन टिक स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पहला हाफ एन आवर इज वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट, बिकॉज एक्सपायरी है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाएगा फर्स्ट हाफ एन आवर में, कि 97 के पुट में ओपन इंटरेस्ट हेवीली बिल्डअप होता है कि 98 के फॉल्स में। सो ये एक सारी चीज़ फर्स्ट हाफ एन आवर में मोस्टली डिसाइड हो जाती है, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा कि पहले हाफ एन आवर लेट द मार्केट डिसाइड द ट्रेंड, उसके बाद फिर हम ट्रेड इनिशिएट करें। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉच करके चलिए। और अभी हम देख रहे हैं निफ्टी रिवर्स कर गया है बहुत ही जल्दी, तो आज एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और प्री ओपन में भी थोड़ा टाइम लग रहा है ये सेटल होने के लिए। तो वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए, पहले आधे घंटे में देखिए मार्केट क्या करते हैं। ये इम्तियाज बता रहे हैं हमें। प्रशांत, आप कुछ ऑयल स्टॉक्स में कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे? आपको लगता है ओएनजीसी और एचपीसीएल में कोई इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बन सकते हैं आज के लिए? अनीशा, जैसे कि हमने देखा कि क्रूड बढ़ता जा रहा है और ब्रेंट क्रूड करीबन 57.8 57.6 के लेवल्स के ऊपर है, तो जब भी क्रूड बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज होती हैं, ओएनजीसी टाइप कंपनीज, तो वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो उसके देखते हुए हमारे हिसाब से ओएनजीसी के ऊपर लॉन्ग रहना चाहिए। और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि बीपीसीएल, तो उसके अंदर हमारा व्यू है कि बीपीसीएल के अंदर हम लोग को शॉर्ट जाना चाहिए। बीपीसीएल के अंदर हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 465 के लेवल पे कल बंद हुआ था, करीबन कोई 426 के टारगेट पे, और 490 का स्टॉप लॉस लगा के।
सो ऑयल के ऊपर हमारा ये नजरिया रहेगा। और एक्चुअली इस बीच रुपी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पारस लखानी हैं, उनसे बात करते हैं। पारस, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब आज भी अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स जिस तरह से बिहेव कर रहा है और इंटरनेशनली डॉलर में हमने मजबूती देखी है, तो रुपए के लिए क्या हमें मेंटली 66 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए? इट्स ट्रेडिंग एट 65.88। हाँ, तो अभी थोड़ा प्रेशर बना रहेगा रुपये में, तो 65, 80 और 66 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बार वापस पुल बैक भी दिखेगा। लेकिन ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है रुपए पर? ओवरऑल ट्रेंड इन नेक्स्ट 2 मंथ वो ग्रेजुअली 66, 66.5, 67 ऐसा वीकनिंग ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो ये जो करंट हम फॉल देख रहे हैं, यहाँ कहाँ तक आपको लगता है रुपये जा सकता है? ऐसा लग रहा है यहाँ पे 66 के जो अभी तो फॉर टाइम बिंग 66 के ऊपर नहीं छोड़ेगा आरबीआई, तो इंटरवेंशन होगा तो वापस 65, 50 या 65.20 तक पुल बैक भी आ सकता है। लेकिन आपको ऐसा मान के चलना है कि वी आर इनटू रफ वेदर, तो नेक्स्ट 2 महीने में ग्रेजुअली अपने को वीकनिंग ट्रेंड में 66 टूट के 66.50 जाएगा, 67 जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा, ऐसे वीकनिंग ट्रेंड बन रहा है। चलिए, ये कोई बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। शुक्रिया पारस हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो 66 इनफैक्ट टेस्ट हो सकता है और इसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसे वॉलेटाइल माहौल में हमने आपको आज कुछ क्यूज दिए थे, कुछ स्टॉक्स दिए थे मार्केट खुलने से पहले, तो फास्ट मनी की वो पिक्स कौन सी थी वो भी एक बार देख लेते हैं। मैंने शुरुआत करी थी मंदाना रिटेल के साथ, इसमें खरीदारी करें तो आज 145 का टारगेट प्राइस, 138 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा साइंट कल ब्लॉक डील के बाद बड़ी गिरावट आई थी, आज पुल बैक रहा तो 510 तक के जो जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। 490 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मार्क्सन्स फार्मा आज फार्मा शेयरों में पुल बैक रहा तो ये शायद लीड कर सकता है। 42 का टारगेट, 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओएमसीज में बीपीसीएल पे नजर रखें, आज अगर खरीदारी रही 475 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 462 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। बतौर ईपीएस मैंने आशियाना हाउसिंग को शामिल किया है, एक नया प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहा तो आज इस काउंटर में 170 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 160 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, रिलायंस कैपिटल, जैन इरिगेशन, मुकुंद लिमिटेड, ये कुछ और खरीदारी के ट्रेड्स हैं, जिसमें अदानी पोर्ट्स में 380, रिलायंस कैपिटल में 598, जैन इरिगेशन में 98 का टारगेट प्राइस होगा। मुकुंद लिमिटेड प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है, 91 तक के जोन आज देखने को मिल सकते हैं। और बतौर सुपर हिट मैंने इंडो काउंट को शामिल किया है, आज 99 तक की चाल देखने को मिलेगी। 95.10 का स्टॉप लॉस रखें। पोलारिस से शुरुआत की है, मिड कैप आईटी स्पेस अट्रैक्टिव लग रहा है, 235 का टारगेट, 226 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा बायोकॉन आज का टारगेट रहेगा 346, स्टॉप लॉस 336। गेल सीरीज का आउट परफॉर्मर है, आज का टारगेट है 407, 395 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। टेक महिंद्रा खरीदते हैं तो 465 का टारगेट रखें, 444 का स्टॉप लॉस। बतौर ईपीएस शेयर सांघी इंडस्ट्रीज को पोर्टफोलियो में उतारा गया है, 97 का टारगेट, 92 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। येस बैंक, हिंद कॉपर दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी के लिए हैं। येस बैंक पे आप तेजी बना सकते हैं, आज का टारगेट स्टॉक पे है 360, स्टॉप लॉस 350। हिंद कॉपर 60 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। अदानी पावर और ग्रासिम बेचकर चल सकते हैं, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बतौर सुपर हिट शेयर सुब्रोस 235 का टारगेट, 223 का स्टॉप लॉस। ये वो पिक्स थी जिस पर आप नजर रख सकते हैं। हमारे साथ अब आशीष कुकरेजा भी जुड़े हैं और निफ्टी 9736 पर बिल्कुल फ्लैट है, सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट ऊपर, एक्सपायरी है आज। आशीष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशीष, ऑब्वियसली जो क्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, टू सम एक्सटेंट इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा डीलिंक हो रहा है, या फिर आई वुड से एक हद तक अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ डील कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए, बिल्कुल सही है। जब 10,000 के ऊपर हम लोग थे तो यही बात करते कि कुछ ना कुछ ग्लोबल अटकलें लगेंगी तो ही हम मार्केट को थोड़ा ब्रीदर लेते हुए देखेंगे। लेकिन ये जो करेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मैक्रो क्यूज जो है वो फोर फ्रंट पे हैं मीर, और वो एक प्रोबेबली एक डेफिनेटली एक कंफर्ट जोन नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है मीर कि ये सब फैक्ट्स हमारे सामने नहीं थे। फिजिकल फ्रंट पे, करंट अकाउंट के फ्रंट पे हम सबको पता ही था जीएसटी की जो तकलीफें हैं इस समय एसएमईज और जो जिस तरीके से कैश क्रंच के साथ डील कर रहे हैं, सितंबर क्वार्टर की हालत क्या होने वाली है ये भी मार्केट को अंदाजा था, फिर भी हम 10,000 के ऊपर ट्रेड करते थे। वी यूज्ड टू टॉक राइट मीर की 10,000 के ऊपर एक बबल मार्केट है। हु वांट्स इंडिया टू बी कॉल्ड एज अ बबल मार्केट?
सो अब एक सिचुएशन ऐसी आई है जहां पर अब चीजें सेटल हो रही हैं। अब आप देखिए निफ्टी को देखकर ये बात करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स को देखकर ये बात करना सही होगा कि अब थोड़ा रैशनलाइज्ड मार्केट दिख रहा है और जो छोटे ट्रेडर जो छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनको जो लीवरेज रहते हैं उनके लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो एक मौका ढूंढ रहे थे, आई वुड स्टिक माई नेक आउट एंड से कि अब यहां पर आपको 40-50% आपका इन्वेस्टेबल था वो जो आपने रखा था वो डालना चाहिए चुनिंदा सेक्टरों में। मुझे लगता है कि मार्केट एकदम से रनअप नहीं दिखाएगी, लेकिन मार्केट आज या कल में अपना बॉटम जरूर ढूंढ लेगी। ठीक है, तो आशीष आप कह रहे हैं कि 40 to 50% इन्वेस्टर्स को डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए? देखिए हमेशा से यही डिस्कशन रही है हमारी कि जो सेक्टर्स परफॉर्मिंग हैं, जो सेक्टर्स जिनके रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं कि विजिबिलिटी अच्छी है, जहां पे बहुत सारे और रीजंस की वजह से, तो इफ आई हैव टू पिक फ्यू, वी बीन वेरी वी हैव बीन रिकमेंडिंग सीमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। हमें लगता है कि वहां पर अपॉर्चुनिटी हर फॉल में ढूंढनी चाहिए। दिग्गज सीमेंट कंपनीज, एसीसी, अंबुजा, उनमें ध्यान देना चाहिए। Again on a contrarian side, due to lot of run up, people are not fan of NBFC space। सबको लगता है कि बहुत बढ़ गया है, बहुत बबल है वहां पे। हमें लगता है कि जो ये पूरा ट्रांजिशन है, जो मार्केट शेयर फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और कुछ अच्छी क्वालिटी एनबीएफसीज, अच्छी मैनेजमेंट वाली एनबीएफसीज बहुत अभी भी अच्छे से ग्रो करेंगी, तो वो सेक्टर में हमें अच्छा लगता है। मैग्मा फिनकॉर्प हमें अच्छा लगता है। सो आई थिंक दीज आर द some of the spaces we still like। on a contrarian side, PSU space, जहां पे मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शन लेने की जरूरत है, तो PSU बैंकिंग में चुनिंदा स्टॉक्स में, हर स्टॉक के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मर्जर का डर SBI के साथ नहीं है, तो प्रॉब्ली आई वुड ऑल्सो हैव मीर एडिंग टू इट। सो आई थिंक SBI में हमें लगता है कि डाउन साइड बहुत कम है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें हेल्प मिल सकती है। आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। मिस्टर चतुर्मोता, मॉर्निंग टू यू। अब जिस तरह के हमने रोल ओवर के आंकड़े देखे, बैंक्स में जिस तरह का रुझान देखा, कुछ एक हैवी वेट्स उनमें जिस तरह का ट्रेंड है, एक तो आज के लिए आपको दायरा क्या दिख रहा है, एक्सपायरी कहां पर हो सकती है और आप अक्टूबर के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मिहिर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो जहाँ तक कि एक्सपायरी का सवाल है, तो डेफिनेटली हमने एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, वो है 9850 और 9800 का, जिसको हम कंटिन्यूसली कह रहे थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए, और जिसके नीचे हम फिसल चुके हैं और उसके नीचे सिग्निफिकेंटली हम क्लोज कर चुके हैं। अब जहाँ तक के डेटा का सवाल है, तो लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा एक अच्छा पुट का बाइंग इंटरेस्ट, बाइंग 9700 9800 पर हमें देखने को मिला है। हालांकि मुझे लगता है एक्सपायरी जो 9700 के ऊपर ही होते हुए हमें देखने को मिलेगी, पर कोई बड़ी बढ़त आज देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है 9700 से 9750 ही आइडियली एक्सपायरी के लेवल्स होने चाहिए। जहां तक कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि रोलवर्स के जो डेटा हमें देखने को मिले, तो इस बार बिलो एवरेज रोलवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या स्टॉक स्पेसिफिक भी जो हम रोलवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक लोअर साइड पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक और क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं अब एक लाइटर नोट पे आ चुका है। जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो कहीं ना कहीं इन लास्ट 3-4 दिनों की गिरावट में कट चुकी है मार्जिन प्रेशर के चलते, और अब मुझे लगता है कि बाजार जो है एक लाइट नोट पे बना हुआ है, और पुट कॉल रेशियो जिसकी हम बहुत एक इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट इंडिकेटर है, वो 1 के आसपास आ चुका है, जो कि एक बहुत ही न्यूट्रल लेवल है। तो जिसको मैं कहूंगा कि यहां से बहुत ज्यादा गिरावट एकदम से बाजार को देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है बाजार 1-2 दिन साइडवेज रह सकता है, उसके बाद एक पुल बैक मोड में आएगा। बट इस बार बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यह कि ये पुल बैक कितना एक्सटेंड होगा, तो मुझे लगता है 9850 9870 एक बहुत ही क्रिटिकल अब रेजिस्टेंस रहेंगे। जब तक इनके ऊपर बाजार क्लोज नहीं होता, मुझे लगता है बाजार इस दायरे में रहेगा, 9700 से 9850 की जो जोन आने वाले कुछ दिनों में बाजार में मेंटेन रहेगी। ठीक है इम्तियाज, जल्दी से आप बता सकते हैं सीमेंट शेयर्स, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, यहाँ कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है? देखिए अनिशा, मेरे ख्याल से करेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन स्टॉक्स में, तो मैं कोई बाई के रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा। एसीसी में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है और बॉटम लेवल पे खड़ा है, तो
तो मैं ACC को थोड़ा अवॉइड करूंगा, बट अंबुजा में यहाँ पे अभी भी डाउन साइड ज़्यादा लग रहा है। 272 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मेरे से जब तक ये ब्रेक नहीं करता मैं डाउन साइड कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक्स हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट दिखा देवे हमें, तकरीबन 250 या उसके नीचे भी जा सकता है। तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस होऊंगा यहाँ पे और सेल ऑन अ राइज रिकमेंडेशन दूंगा। बिल्कुल, चलिए तो अब देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है, बिकॉज निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हाँ पावर स्टॉक्स में आज भी हो सकता है बिकवाली देखने को मिले। पावर ग्रिड टॉप लूजर है निफ्टी में, और साथ ही सिप्ला, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन ऑयल, ONGC, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। नई लिस्टिंग्स पर नजर रखेंगे ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग ICICI लोम्बार्ड, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा ओपनिंग में वक्त देना चाहिए। आई थिंक जो इम्तियाज़ कह रहे थे कि एक आध घंटा आपको वेट करना चाहिए ओपनिंग होने के बाद, और थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बिकॉज अक्सर हम देख रहे हैं कि थोड़ी फ्लैट या मजबूत शुरुआत होने के बाद मार्केट फिर अचानक से जो अपना कन्विक्शन है उसे छोड़ रहे हैं। और निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा, ये फिलहाल भले ही फ्लैट हो लेकिन इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और वो अगर देखने को मिलती है तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को भी चैलेंज कर सकती है। एंड रुपए पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी। आज इनफैक्ट अभी भी 65-85 पर है ये, तो खुला है वही फ्लैट मार्केट। निफ्टी जो उम्मीद थी उसी के आसपास 1-2 अंकों की मजबूती के साथ खुलते हुए, और सेंसेक्स ये करीब 47 पॉइंट ऊपर है, 31,200 का लेवल यहाँ पर है। लेकिन निफ्टी अब लाल निशान में, करीब 6 अंकों की गिरावट यहाँ पर है। निफ्टी बैंक ये 55 पॉइंट नीचे, इनफैक्ट इसने 23,750 का जो लेवल है उसे ब्रीच किया है, और ये 75 पॉइंट नीचे। और यही हम शुरुआत में इंडिकेट कर भी रहे थे कि एक्चुअली आपको निफ्टी बैंक को देखना पड़ेगा। ये 72 पॉइंट नीचे इस समय है। सेंसेक्स भी लाल निशान में, 31,150 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के जो लूजर्स हैं इनको देख लेते हैं। निफ्टी अब 19 पॉइंट नीचे 9700 के लेवल के काफ़ी नज़दीक इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें IOC है जो कि लाल निशान में इस समय है, करीब 1.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और काउंटर्स में औरबिंदो फार्मा है जो कि करीब 1.25% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी कुछ काउंटर्स को देखते हैं। इसमें सिप्ला ये करीब 1% नीचे है, 564 का लेवल है। पावर ग्रिड ये और एक काउंटर है जो कि नुकसान में है, लेकिन ONGC मार्केट पर दबाव बनाते हुए 1.5% की गिरावट यहाँ पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 800 के नीचे 792 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी करीब 1% नीचे है। ऑन टॉप ऑफ इट बाकी काउंटर्स जहाँ पर नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें यस बैंक है, गेल, एशियन पेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि लाल निशान में समय ट्रेड कर रहे हैं। ITC कुछ हद तक कोशिश कर रहा था सपोर्ट देने की मार्केट को, लेकिन वो भी जो शुरुआती टिक्स आए थे उसके बाद फिसला है। टेक महिंद्रा और TCS ये दोनों टॉप गेनर्स हैं, लेकिन निफ्टी करीब 19 पॉइंट नीचे 9715 के लेवल पर है। एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इस समय करीब 32 पॉइंट नीचे है, और यहाँ पर 1 या 2 स्टॉक्स को छोड़ के एक्सिस और IDFC बैंक, इनको छोड़ के बाकी सारे ही जो स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में है। खुला भी है 23,800 के नीचे था, और ये अभी भी वहीं ट्रेड कर रहे हैं 23,778 के आसपास निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करते हुए। तो जो रोज़ हम ट्रेंड देख रहे हैं वही मार्केट में आज भी हुआ है कि ये भले ही खुला किसी भी लेवल पर हो, लेकिन टिपिकली टेक्निकली अगर आप देखें तो जो ओपनिंग लेवल है वही मार्केट का दिन का हाईएस्ट लेवल साबित हो रहा है, और ये एक अच्छा संकेत नहीं बनता है। 9732 ये निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज था, और ये अभी भी बार बार उसे चैलेंज करते हुए ऑलमोस्ट 9700 को टेस्ट करते हुए, तो लगातार 8वां सेशन है ये मार्केट का जब गिरावट मार्केट में शुरुआत में ही हावी होते हुए सेंसेक्स करीब 60 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। वैसे कुछ छोटे जो बैंक्स हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ काफ़ी वीकनेस है, और ये मिड कैप्स में हम देख रहे हैं जो NBFCs जैसे हैं, L&T फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, वहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। पर मेहर, हमारे टेक्निकल गेस्ट कह रहे थे कि अगर आपको एक डिप मिल रहा है सुबह तो आप देख सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी ले सकते हैं बाइंग की। उनको लगता है कि निफ्टी एक पुल बैक दिखा सकता है, पर वेट करके देखें पहले आधे घंटे में ये कैसे होता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, प्रशांत बंसल भी हैं। प्रशांत, ओपनिंग देख के आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पे है आज, HDFC बैंक है, अशोक लेलैंड है, आपको ये शेयर्स के अच्छे लग रहे हैं? अनीशा देखिए, अगर हम ओपनिंग देखते हैं निफ्टी की
तो निफ्टी ने कल का जो डाउनवर्ड मोमेंटम था ऑलमोस्ट वो मेंटेन करा है। 9685 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लगता है, लेकिन अगर वो वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे आ रहा है। और दूसरा, अगर हम ओपन इंटरेस्ट को भी देखें तो 9900 के कॉल के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, बट नीचे पुट के अंदर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक कि स्टॉक की बात रही तो इसका हमें ग्लोबल क्यों लेना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स हमने देखा रात को तेजी के ऊपर रहा, तो हमारे हिसाब से आईटी के स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग रहना चाहिए। जैसे सुबह बात करते हुए मैंने टेक महिंद्रा की पिक दी थी, तो टेक महिंद्रा आज की डेट में सबसे टॉप लेवल्स के ऊपर है, तो हमें अपने को आईटी स्टॉक्स के अंदर रहना चाहिए, तो उसके अंदर हमारा कम से कम नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन ओपनिंग जिस तरह की हुई है मिस्टर चतुर्मोता, 9700 के नीचे एक्सपायरी के लिए मार्केट तैयार है क्या? मैं जैसे मैंने कहा कि 9700 एक बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज शायद आपको सेकेंड हाफ में एक पुल बैक देखने को मिले, क्योंकि हमने जो डेटा को देखा और पुट कॉल रेशियो जिस तरह से 1 के आसपास आया है तो बहुत ओवरबीटन है। मुझे लगता है डेफिनेटली कोई बड़े अपसाइड की मैं बात नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है शायद बाजार आज 9700 के लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगा, और मे बी 9740 9750 के आसपास कहीं हम एक्सपायरी होते हुए आज बाजार में देखेंगे। ठीक है, 9750 तक शायद पुल बैक एक आ जाए। इम्तियाज, आज फिर से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में काफ़ी बिकवाली देखी जा रही है। ऑर्बिटो फार्मा, बायोकॉर, जनता फार्मा सब नीचे गिर गए 1% के करीब। क्या करना चाहिए फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के साथ? देखिए अनिशा, मेरे ख्याल से अगर हम फार्मास्यूटिकल को डिवाइड करें विद परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक्स है जो टेक्निकली अभी भी वीक दिख रहे हैं। जैसे आपने बात किया वो अरविंदो फार्मा है, वो कार्ड फार्मा है, बट कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी टेक्निकल पैरामीटर्स पे पॉजिटिव है। जैसे मैंने सुबह बात की सन फार्मा की, आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम 0.5% ऊपर देखने मिला है, और मेरे ख्याल से ये फॉलोअप ऑफ बाइंग सन फार्मा में कंटिन्यू रहेगा। लुपिन है और मेरे ख्याल से डीवीज लैब है, तो इन सब में मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम वेट करें, थोड़ा सा पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड करें फॉर अ शॉर्ट टर्म होराइजन, मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते के लिए, तो एक काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट यहाँ पे आउटकम दिखाई दे सकता है। मिड कैप इंडेक्स इस बीच 66 पॉइंट्स ऊपर है, 17,900 के ऊपर ये इस समय है। इसने एक डिप लिया था और उसके बाद फिर से ये क्लाइम करने की कोशिश करते हुए अब जिन स्टॉक्स पर यहाँ पर मजबूती है, इसमें एक तो BEL है जो कि 2.5% ऊपर है, रिलायंस कैपिटल पर मूव है, नेटको फार्मा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती है। वोकहार्ट ये कल की हैमरिंग के बाद करीब 1.5% ऊपर है, और साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो कि इस समय मजबूती दिखा रहे हैं। उधर कैश में अगर हम देखें, जहां पर ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ मजबूती देखने को मिल रही है, इसमें आज कोई बड़ा नाम तो खैर शामिल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब जैसे मोतीलाल ओसवाल है, सब देखिए ये करीब 6% ऊपर है। नितिन फायर का अपमूव आज भी चल रहा है, टीवी टुडे में मजबूती है, इंडो काउंट ये और एक काउंटर है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, इडलवाइज ये और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर है। GHCL इस काउंटर पर करीब 2.5% का मूव देखने को मिला, और डीवीज लैब करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। इम्तियाज, ये जो स्टॉक्स हैं इसमें कहीं पर आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए, अब जो स्टॉक्स पे आपने अभी बात की है, मेरे ख्याल से मैं अभी भी वही कहूँगा जो पहले कहा कि आईटी सेक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल जो कि हेवीली बीटन स्टॉक्स थे, और अगर हम बात करेंगे TCS की, अगर हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की, तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में थे और ब्रेकआउट अभी आने की तैयारी पर, बट थोड़ा क्या मार्केट सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, तो हर लेवल पर इनमें सेलिंग भी आ जाती है ऊपर की तरफ से। बट मेरे ख्याल से जैसे मार्केट में सेलिंग स्टॉप होगी, ये दोनों काउंटर मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेंगे। तो मैं अभी भी वही कहूंगा, सन फार्मा है, डीवीज लैब है, इनमें अभी भी निवेश किया जा सकता है एक प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के, और आईटी सेक्टर्स में TCS है, टेक महिंद्रा है, इनमें अभी भी निवेश किया जा सकता है। आशीष, मारुति को कैसे देख रहे हैं आप? आज उनकी S-Cross रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च होने वाली है, और रिसेंटली एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिन्होंने टारगेट 9,000 रुपीज़ शेयर का भी दिया था, और अशोक लेलैंड पे आज एक रिपोर्ट आई है जो काफ़ी बुलिश है, वो 140 के टारगेट्स दे रही है। तो इन ऑटो सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको?
देखिए इसके अंदर में दो स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक है अशोक लीलैंड, बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है और मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह से बाजार की गिरावट हुई उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट अशोक लीलैंड के अंदर देखने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ 107 के एक स्टॉप लॉस से पोजीशन अगर से बनाते तो वापस अशोक लीलैंड 125 128 के स्तर दिखा सकता है। और दूसरी पिक हमारी टू व्हीलर स्पेस में है बजाज ऑटो के अंदर, जहां पर एक बहुत ही मजबूत बेस हमें बनता हुआ देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गिरावट के पहले हमने देखा था कि इसके अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले और पिछले 6-7 दिनों का अगर से आप डेटा देखें तो स्टॉक में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया, जबकि बाजार की गिरावट का इसके अंदर कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक 3000 के लेवल्स के आसपास एक बेस बना चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है अगर से कोई लॉन्ग पोजीशन बनाता है तो 3300 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मिस्टर कुकरेजा, आपने शुरुआती कमेंट्स में ही कहा था कि अब मार्केट में कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी कंफर्ट जोन में है और 40-50% कैश आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कौन से स्टॉक्स हैं, आप बता सकते हैं 3-4 स्टॉक्स ऐसे? देखिए जैसे मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि एनबीएफसी में एक दो स्टॉक्स मैंने आपको बताया, सीमेंट स्पेस में बताया, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ कंफर्ट डेफिनेटली। और जो ज्यादा लेट्स से कि क्या ये मार्केट है जहां पर समझ में आना चाहिए इन एज मेनी वर्ड्स कि कौन बाप है और कौन बेटा, सो वो आपको अब समझ में आ जाएगा कि कहां पे। एचडीएफसी बैंक की आपने आज रिपोर्ट देखी, मुझे लगता है कि जो पूरा फायदा है इस पूरे प्रकरण का जो जीएसटी से रिलेटेड है प्राइवेट बैंक्स को बहुत मिलेगा। एचडीएफसी बैंक लीजिए आप, नवंबर दिसंबर के पर्सपेक्टिव से लीजिए, अक्टूबर के पर्सपेक्टिव से मत लीजिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो इतना गिरी हैं हाल फिलहाल के फैक्टर्स की वजह से, तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी आप मीडियम टर्म में ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज बास्केट ऑफ 5-6 स्टॉक्स विच आई हैव रिकमेंडेड। एंड ऑन रिस्क ऑफ बिंग रेपिटेटिव में ही एनबीएफसी स्पेस में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई थिंक वहां पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। चलिए एक बार मार्केट की ब्रेथ को देख लेते हैं। आज शुरुआत जिस तरह की हुई है, भले ही फ्लैटिश नोट पर हुई हो, लेकिन कल भी हमने इनफैक्ट ओपनिंग में आपको आगाह किया था एक बार कि थोड़ा वक्त आप मार्केट को दीजिएगा। आज अच्छी चीज़ ये है कि कल की तुलना में अगर हम देखें तो एटलीस्ट जो ओपनिंग ब्रेथ है मार्केट की वो थोड़ी ठीक ठाक है। 816 काउंटर्स हैं बीएसई पर जो बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 480 के आसपास है। एनएसई पर करीब 750 स्टॉक्स हैं जो बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 555 के आसपास देखने को मिल रही है। इम्तियाज, कोई और ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? आज हमने देखा रियल एस्टेट में मूव ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो ब्रोकिंग काउंटर्स हैं उसमें मूव अच्छा देखने को मिल रहा है, इसमें कोई पिक आपकी? नहीं मिहिर, अभी तक कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की कोई इच्छा नहीं हो रही, बिकॉज वेरी सिंपल अभी भी हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और 97 के आसपास वापस आ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे मार्केट ओपन थोड़ा सा 97 के पुट में राइटिंग स्टार्ट होते हुए नजर आई, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मार्केट सपोर्ट ले ले, 97 का बेस बन जाए थोड़ा इंट्राडे में, तो एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। बिल्कुल। चलिए अब इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स। आज एक्चुअली जो नुकसान मार्केट में देखने को मिल रहा है इसमें ऑयल एंड गैस स्पेस पूरा है जिसने काफ़ी प्रेशर रखा हुआ है, और निफ्टी 9700 को ऑलमोस्ट फिर से एक बार ब्रीच करने की तैयारी में है। 1/4% से ज़्यादा की गिरावट, 33 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय है। तो ओपनिंग के बाद एक्शन क्या हुआ है मार्केट में, ये एक बार देखते हैं। डिम्पी के साथ चलते हैं। शुक्रिया मिहिर। आज मार्केट के अंदर देखिए आज थोड़ी सी फ्लैट सी ओपनिंग हुई है और कुछ एक डाटा आपके सामने रखते हैं। पहले तो शुरुआत में आज बाजारों का हाल एक बार आप देखिए। मार्केट के अंदर आज पूरी तरह से फ्लैट ही है ओपनिंग, आपको कुछ ज्यादा बड़ा डैमेज अभी तक तो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप रोल ओवर का डाटा देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार 2 दिन से आपको रोल ओवर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं मिहिर। अभी आप देखिए रोल ओवर करीब 50% से कम है, निफ्टी से कम ये रोल ओवर है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर भी करीब 50% से कम बना हुआ है। ये आज कम से कम हमको 55% का रोल ओवर तो चाहिए ही चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमने कुछ एक पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से भी रोल ओवर के डाटा को निकाला है। आप देखिए बैंक निफ्टी पे 40% है। जहां पे पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है वहां पे कुछ हम देख पा रहे हैं कि
80 में मेटल कंपनीज के अंदर पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है, कुछ हद तक आईटी पे हमको रोल ओवर पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रोल ओवर थोड़ा पॉजिटिव है। नेगेटिव रोल ओवर भी आपके सामने रखते हैं, कौन से सेगमेंट ऐसे हैं। एंड इसके अलावा आप देखेंगे नेगेटिव जहां पे वो एफएमसीजी, टेलीकॉम, सीमेंट, ये 3 ऐसे सेगमेंट है जहां पे आपको नेगेटिव रोल ओवर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब डॉलर इक्वेशन पे देखिए, ये लगातार आज भी कमजोरी है और आज भी आपको डॉलर रुपी कमजोर ही दिख रहा है। ये करीब 0.25% आज कमजोर हुआ है। आज टायर कंपनीज के अंदर एकदम से स्ट्रेंथ आई है। थोड़ी देर पहले प्रशांत बसंत थे, वो बता भी रहे थे कि रबड़ के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में टूट रहे हैं, उसका फायदा इस सारी कंपनीज को आज रख सकते हैं। आईटी शेयर, करेंसी का बेनिफिट इनको मिल रहा है, तो आज आईटी शेयर्स के अंदर भी मोमेंटम है। छोटी कंपनी केपीआईटी और बड़ी कंपनी टीसीएस दोनों ही हरे निशान में है और ये बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एक्सपायरी के कुछ शेयर्स भी लेके आए हैं जो आज टिपिकली एक्सपायरी पे बड़ा मूव देते हैं, जैसे कि इंडो काउंट, ये 3.5% ऊपर आ चुका है। आईबी रियल एस्टेट ये करीब 1.5% ऊपर, और वोखार्ड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पर रहता शेयर है, ये करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नुकसान देखने को मिल रहा है। जब से कच्चा तेल $60 के आसपास पहुंचा, इन कंपनीज की शामत से दिख रही है। और आज भी आप देखिए ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 2-3% तक की डाउनफॉल के साथ आज कामकाज कर रही हैं। 1-2 शेयर आपको और दिखाते हैं जो लगातार कई दिनों से सर्किट पे चल रहे हैं, अनीक इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हमने कई दिनों से लगातार एक अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। आज भी एक कंपनी अपर सर्किट पे लॉक हुई है और एक कंपनी जो लगातार लोअर सर्किट पे है और ट्रेडर्स की बीच बड़ी फैंसी है, अभी भी अलग हुई है, डीमर्ज हुआ है। रिलायंस होम फाइनेंस ये आज लोअर 5% के सर्किट पे लगी है। साइंट के अंदर करीब 12.5% हिस्सेदारी को बेचा गया है और इसका फायदा मिला है, कुछ फंड हाउसेस ने बाय किया। ये शेयर आज 3% ऊपर है, ये आज का प्ले रह सकता है। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग, पुणे में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसका फायदा इसको मिला, ये शेयर करीब 2-2.5% ऊपर है। जीई के अंदर आप 328 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर आता हुआ दिखा है, ये शेयर भी आज उसी ऑर्डर की बदौलत करीब 1.5% ऊपर दिखा रहा है इस तरह के नेगेटिव मार्केट में। और अभी अभी एक ब्लॉक डील हुई है मोतीलाल ओसवाल पर, 3 लाख शेयरों का सौदा उस शेयर को करीब 3% ऊपर लेके आया। तो मार्केट के अंदर ये आज का पूरा मोमेंटम है। बिल्कुल, लेकिन ये जो मोमेंटम है उसमें बस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि निफ्टी बार बार 9700 को टेस्ट कर रहा है। हमारे साथ अब विवेक जुड़े हैं। विवेक, मॉर्निंग टू यू। और आई थिंक अब कुछ हद तक मार्केट थोड़ा डीलिंग भी हो गया है इंटरनेशनल क्यूज से। अगर आप देखें डेली हम देखते हैं SGX निफ्टी देखकर लगता है कि शायद थोड़ा फ्लैट होगा या फिर पॉजिटिव होगा, बट देन यू हैव न्यू लोअर लेवल्स बीइंग टेस्टेड एवरी डे। इन फैक्ट आई थिंक अब लोकल इश्यूज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट मिहिर, बजाय इसके कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे। अब जो डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने 1 लाख के सेंसेक्स 10 साल के बाद, लेकिन आई थिंक जो ये करेक्शन है 8th डे लगातार जिस तरह से गिर रहा है, आई थिंक पूछना पड़ेगा एक्सपर्ट से क्या यही वो करेक्शन है जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि अभी और पेन बाकी। इनफैक्ट दैट्स व्हाट मिस्टर कुकरेजा ने वही कहा भी कि एक अच्छी चीज इसमें ये हुई है कि कुछ एक पॉकेट्स में वैल्यूएशन थोड़ी कम हुई है। लेकिन मिस्टर कुकरेजा, टिपिकली इस तरह के मार्केट में फिर सवाल ये आता है कि ये क्या करेक्शन की शुरुआत है, आर वी इन द मिडल ऑफ इट, या फिर कुछ पॉकेट्स में ये ऑलरेडी खत्म हो रहा है? क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो लगातार 8वां सेशन है और फिर आप अगर सिर्फ अगस्त और सितंबर का सेलिंग देखेंगे FIIs का, वो भी काफी बड़ी क्वांटिटी है। तो क्या एस्टिमेट है आपका? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। खैर, प्रशांत, आपका व्यू क्या है? ओके, मिहिर, इसके अंदर हमारा व्यू ये है कि मैं थोड़ा सा आपको 2015 और 2016 के अंदर लेके जाना चाहूंगा कि अगर हम देखेंगे 2016 के अंदर भी बाजार ने लगातार 6 महीनों तक अप ट्रेंड करा था और उसके बाद सितंबर से बाजार नीचे गिरना चालू हुआ था। तब कोई 8,900 के लेवल से मार्केट ने करीबन कोई 7,900 के लेवल के ऊपर आया था, तो रफली 1000 पॉइंट का फॉल आया था। अगर 2015 में भी हम जाते हैं तो अक्टूबर 2015 से लेके करीबन कोई फरवरी 2016 तक मार्केट ने वहां पे भी 1000 पॉइंट का फॉल करा था। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट के अंदर एक थोड़ा टाइम वैल्यू करेक्शन भी होगा। ये एक बहुत तेज फॉल आया है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वी शेप में रिकवर कर जाएगा। मार्केट नीचे आएगा, बेस बनाएगा और फिर ऊपर चलना चालू होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से
हम लोग अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ हैं, बट मिड टर्म के अंदर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर वी कैन सी सम मोर डाउनफॉल इन द मार्केट। और 9700 का लेवल जो नीचे क्रॉस हो गया है वो अंदेशा देता है कि शायद हम 92 से 95 के बीच में अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 90 और यही मार्केट की प्रॉब्लम भी होती है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखता है, लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म में ये और कितना नीचे फिसल सकता है, ये सवाल हमेशा सबके मन में होता है। अभी अभी निफ्टी 9695 तक फिसला था और 9700 का जो लेवल है वो ऑब्वियसली आज काफी क्रिटिकल है, जैसे मिस्टर चतुर मोहता कह भी रहे थे। मिस्टर चतुर मोहता, ये जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है ना, इसमें काफी वीकनेस इस समय देखने को मिल रही है। आप क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज में? बिकॉज एक्चुअली रिलायंस ही है जिसने अभी भी मार्केट को काफी हद तक प्रोटेक्ट किया हुआ है, या फिर लेवल्स को। बिल्कुल मेरे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो दबाव बना ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से क्रूड के चार्ट्स पैन आउट हो रहे हैं, इसके अंदर में बहुत ही अच्छा बेस हमें बनता हुआ देखने को मिला है। और कुछ जो डेटा आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर में अब जो सप्लाई है वो उसमें कमी होते हुए देखने को मिलेगी, और जिसका इम्पैक्ट क्रूड के प्राइसेस पर रहेगा। मुझे लगता है कि क्रूड कहीं ना कहीं मौजूदा स्तरों से कम 7-8% की बढ़त और आने वाले दिनों में दिखा सकता है, जिसका क्लियर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा। और मुझे इस समय पे आपको कहीं ना कहीं अपस्ट्रीम कंपनीज की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनी है जो मुझे लगता है कंपैरेटिवली अभी सेफ रहेंगी, और जिनके अंदर एक अपसाइड, अगर से अपसाइड नहीं भी हुआ तो कम से कम एक कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनके अंदर मौजूदा स्तरों से मुझे अच्छा खासा दबाव होते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए, अब सौरभ मुखर्जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बिट कैपिटल से। हाय सौरभ, विवेक हियर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन जी बिजनेस। आपसे सबसे पहला सवाल, ये क्या मच अवेटेड करेक्शन जिसकी बातचीत चल रही थी कुछ महीनों से, अब हम वही देख रहे हैं? देखिए, मच अवेटेड बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये करेक्शन लास्ट 7-8 महीने से लग रहा था होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी कमज़ोर थी, अर्निंग्स ग्रोथ जैसे लास्ट 4 साल रही, अर्निंग्स ग्रोथ भी कमज़ोर थी, लेकिन मार्केट भाग रही थी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सो ये करेक्शन एनी टाइम इन द लास्ट 7-8 महीने हो सकती थी, बट हो रही है अभी। मेरे को लगता है अगले 6 महीने मार्केट में ये करंट माहौल रहेगा, अर्निंग्स वीकनेस की, इकोनॉमिक वीकनेस की, फिस्कल कंसर्न्स की। एंड वैसे हालत में स्टॉक पिकर बनना बेहतर है। मार्केट मोमेंटम के भरोसे पैसा बनाने का टाइम खत्म हो गया है। इस बीच इनफैक्ट जितने भी एनालिस्ट जिनसे हमने रिसेंटली बात की है, उन सबका यही कहना है कि अभी भी डाउनसाइड और हो सकती है। संजीव भसीन ने क्या कहा था, एक बार सुन लेते हैं। Of the view in today and tomorrow's, with notwithstanding the volatility, 9700 is the first support where you will get. But in the month of October, you could be even seeing levels closer to 9400 on the Nifty, as earnings disappoint and as weak macros play spoil sport on the rise in the Sensex. बिल्कुल। सौरभ, ये जो आपने कहा कि काफी हद तक जो फंडामेंटल्स है, दे हैव कम इनटू प्ले। अब ये जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, इसका जो सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है वो अर्निंग साइकिल के रिवाइवल पर हो रहा है, और वो हर बार हम देखते हैं कि 1-8 क्वार्टर पीछे खिसक जाता है। नाउ डू यू रियली होप अर्निंग्स टू पिक अप इन नेक्स्ट क्वार्टर या फिर उसके बाद के क्वार्टर में? देखिए, Q3 में YOY कंपेरेबल्स अच्छे लगने चाहिए बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन लास्ट ईयर। सो Q3 में कंपेरेबल अच्छे लगने चाहिए, लेकिन जो हमको नजर आ रहा है कि क्रेडिट क्वालिटी में काफ़ी भारी वीकनेस आ रही है इंडिया में। Q1 में हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखी, मेरे को लगता है Q2 रिजल्ट्स में काफ़ी भारी वीकनेस नजर आएगी, नॉट जस्ट इन लार्ज कॉर्पोरेट की तो कहानी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आई थिंक मिड कॉर्पोरेट्स और एसएमईज में आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त क्रेडिट क्वालिटी वीकनेस नज़र आ रही है। सो उससे क्या हुआ, जो लेंडर्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज हैं, 35% ऑफ मार्केट कैप इन स्टॉक्स में है, वहाँ पे आई थिंक अब अर्निंग्स डाउनग्रेड का सिलसिला काफ़ी एक्सेलरेटेड होगा। आई थिंक भारी रेट पे अर्निंग्स डाउनग्रेड्स आएंगे लेंडर्स पे, Q2 पे भी और Q3 में भी। सो Q3 में वाइज जीडीपी डेटा Q3 में काफ़ी सख्त नज़र आना चाहिए, YOY कंपेरेबल अच्छा रहेगा। आई थिंक लेंडर्स की अर्निंग्स डाउनग्रेड्स का जो अभी सिलसिला शुरू होने वाला है
वो खींचेगा, नीचे अर्निंग्स को खींचेगा। अगर फुल ईयर बेसिस पे FY18 में अगर अर्निंग्स 7-8% भी आ गए, 7-8% अर्निंग्स ग्रोथ अगर FY18 में आ गई, आई थिंक वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी। सौरभ, आपने जिस तरह से बताया बैंकिंग क्षेत्र के बारे में, तो जो आप कह रहे हैं अगर इनके अर्निंग्स डाउनग्रेड्स भी शुरू हो जाएंगे तो जो इनके स्टॉक्स है उन पर और भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी भी जैसे है जो ये बैंकिंग पैक है यही पुल डाउन काफी हद तक कर रहा है इस मार्केट को, लेकिन ये सिलसिला आपके मुताबिक और जारी रहेगा और पेन आएगा? देखिए, अगर इकोनॉमी कमजोर हो तो जाहिर है, नेचुरल है कि लेंडर्स की क्रेडिट क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। वो बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, NBFC हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, थोड़ा सा इरेलेवेंट बन जाता है। इस तरह का अगर इकोनॉमिक वीकनेस फैलता रहे देन क्रेडिट क्वालिटी डाउनग्रेड्स तो आएंगे ही और अर्निंग्स डाउनग्रेड्स आएंगे। एक कारण है, अगर सरकार कोई बड़ा सा बैंक रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करती है अगले 6 महीने में, तो शायद बैंकिंग सेक्टर का ये डाउनवर्ड स्पाइरल रुक सके। बट ये बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन के इंतजार में हम लास्ट 3 साल से बैठे हैं, कुछ हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ कि अगले 6 महीने में बड़ा सा बैंक रिकैप आ जाएगा। बट बारिंग अ बैंक रिकैप, आई कांट सी what will stop the cycle of credit quality worsening for both banks and NBFCs, public and private sector lenders. बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं अब 9695 पर कांस्टेंट प्रेशर इस समय तो एटलीस्ट बना हुआ है निफ्टी पर। एंड ऑल्सो सौरभ, ये जो करेंसी की वीकनेस है, जैसे आज चलिए एक बार आरबीआई ने सपोर्ट किया है, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी इस समय है डॉलर की, ऐसे में लग रहा है कि मार्केट इज मनी मार्केट मेंटली प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर लेवल्स बिलो 66। इसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप इस समय मार्केट्स के लिए समझ रहे हैं विद द काइंड ऑफ सेलिंग जो हमने ऑलरेडी अगस्त और सितंबर में देखी है मार्केट्स में? देखिए, एक तरफ से करेंसी वीकन होना एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। जैसे काफ़ी लोगों ने लास्ट 2 महीने में बोला है, रुपी एट 64 से एक्सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही थी। देयरफॉर 66 इज़ नॉट दैट बैड अ लेवल फॉर एक्सपोर्टर्स। हाँ, ये ज़रूर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो निकल रहे थे उनके शायद निकलने का सिलसिला थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा। करेंसी वीकन हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए घाटा उतना ज़्यादा है, शायद FII के निकलने का सिलसिला थोड़ा एक्सेलरेट हो जाए। उसके साथ साथ फेडरल रिजर्व बोल रही है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बंद कर देगी, रेट हाइक और एक आएगा इस साल। सो ये जो सिलसिला रुपये का वीकनेस का शायद 65-66 पे ना रुके, शायद थोड़ा सा और जाए, बिकॉज अगर US फेड मनी टाइटन करेगी, रेट्स हाइक करेगी, तो शायद रुपये और थोड़ी सी वीकन हो। बट आई एम नॉट दैट वरीड अबाउट इट फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आई थिंक इकोनॉमी के लिए अच्छा है करेंसी अगर वीकन हो जाए। सौरभ, क्या आप अपने जो अर्लियर टारगेट्स थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, उनको आप रीलुक कर रहे हैं अब ईयर एंड के या नेक्स्ट ईयर के? किस तरह के अर्निंग्स टारगेट या सेंसेक्स लेवल टारगेट आप प्रोजेक्ट करेंगे इस वक्त? हमारा साल के शुरुआत में हमारी उम्मीद थी कि इस साल 10% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। दूसरे लोग कुछ 18-19 के नंबर लेके घूम रहे थे, हम 10% की उम्मीद में साल शुरू की थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर अब लग रहा है कि अगर 7-8% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए इस साल तो वो अच्छा आउटकम रहेगा। सो आई वुड से फेयर वैल्यू फॉर द सेंसेक्स इज अराउंड 28-29,000। देयर स्टिल सम वे फ्रॉम दैट, बट आई थिंक विल स्टिक टू दैट नंबर, 28-29,000 बीइंग अ फेयर वैल्यू एस्टिमेट फॉर सेंसेक्स। हमको लगता है वाजिब है 28-29 हज़ार लेवल पे सेंसेक्स अगर सेटल डाउन करे। बट जैसा हमेशा होता है मार्केट में, एक बार डर फैल जाता है, कभी मार्केट जब गिरती है तो 28-29 पे सेटल शायद ना करे, थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाए। बट 28-29 हज़ार लेवल गिवन करंट इकोनॉमिक सिचुएशन वुड अपीयर टू मेक सेंस। इस बीच देखिए टिपिकली मार्केट में क्या हुआ है, आज मिड कैप में डैमेज आप देखिए, ये खुलने के बाद 17,921 पर गया था और अब ये 17,750 पर है। और ये मार्केट की प्रॉब्लम है कि जो कन्विक्शन है वो थोड़ा भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट मिस्टर चतुर मोहता, अगर हम देखें जिस तरह के रोल ओवर्स के साथ हम अक्टूबर में जा रहे हैं, हमने सेलिंग देखी है अगस्त और सितंबर दोनों सीरीज में, और अक्टूबर में हम जा रहे हैं एक्चुअली काफ़ी लाइट इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर। अगर आप देखें तो इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे?
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत ही एक लाइट मोड के साथ अक्टूबर सीरीज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रोलर्स काफी लो हुए हैं और लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बाजार में 3-4 दिनों में अच्छी तरह से काफी एग्रेसिवली जो लीवरेज पोजीशंस थी वो कट चुकी है, और जिसकी वजह से बाजार बहुत एक लाइट मोड में कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि पोजीशंस कैसे बनना शुरू होती है। तो देखिए, अब जो बाजार वो मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेंड में इसलिए जाएगा क्योंकि बाजार में पोजीशंस नहीं है, और अब नई पोजीशंस जो बनेगी वो बाजार के डायरेक्शन को तय करेगी। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाजार जो है एक रेंज में रहेगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, 9700 से लेकर 9850 ये एक रेंज आपको एटलीस्ट नेक्स्ट एक हफ्ता देखने को मिलेगी। इसके बाद ही तय होगा। अगर से इस एक हफ्ते के बाद वापस 9700 ब्रेक करते तो ये बहुत ही मैं समझता हूं नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पोजीशन बनने के बाद अगर से रीसेंट क्लोज ब्रेक होंगे तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जिसका जो एक मैं समझता हूं एक दबाव जो है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर से आज या कल में 9700 ब्रेक होते तो उसकी रिकवरी भी उतनी फास्ट हमें देखने को मिलेगी। चलिए, खैर आज एक्सपायरी है और नजर सबकी इसी पर है कि फाइनली किन लेवल्स के आसपास जाकर आज निफ्टी सेटल हो सकता है सितंबर सीरीज के लिए। रजत हमारे साथ हैं इस सीरीज की और ऑल ओवर की हाइलाइट्स लेकर। रजत, बताइए। बिल्कुल, पहले तो जो पोल किया था ना वो 3 दिन पहले किया था मेहर, और उस समय इतनी बहुत बिकवाली थी नहीं मार्केट पे। देखिए, कोई लेवल टिका नहीं मार्केट पे। 9800 9850 की बात हो रही थी, वो नहीं टिका। कंसेंसस देखिए, ब्रोकर समझ रहे थे कि 9800 से 9960 के बीच में एक्सपायरी कटेगी, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। और जब भी बाजार पे ऐसा होता है तो बाजार जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं अभी। 9700 9730 की भी अपनी सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो कंसेंसस था इसके बिल्कुल विपरीत मार्केट चल पड़ी, और 9800 जो 15% ब्रोकर समझते थे वहां पर जाके मार्केट उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब ओवरसोल्ड क्यों है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 2% निफ्टी इस सीरीज में अभी तक गिर चुका है। हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है जो कंप्लीटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर रही है। लेकिन जो रोल फिगर्स आ रहे हैं अभी, यानी कि जो अगर मंदी की पोजीशंस भी कैरी हो रही है मार्केट में नेक्स्ट सीरीज के लिए, उसमें 42 से 46% के ही रोल ओवर फिगर्स हैं, जो कि औसत से अभी भी कम है। अगर 60-70% के रोल ओवर फिगर्स होते तो हम मानते कि यहां पर शॉर्टिंग बहुत एग्रेसिव अगली सीरीज के लिए कैरी होगी। अब ये जो लेवल है 100 डीएमए जो हम कल से बोल रहे हैं बार बार, इसके नीचे जनवरी से लेकर अब तक कभी भी क्लोज ही नहीं किया है मार्केट। अगर ये 9730 9700 के लेवल को होल्ड कर गए तो उतना ही शार्प रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है। खरीदारी आई तो कहां पर खरीदारी आएगी? मेटल्स, एनबीएफसीज, फार्मा, ये इस सीरीज के टॉप गेनर्स की सूची स्टॉक्स हैं जो काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। हो सकता है यहां पर पुल बैक देखने को मिले। ऑयल कंपनीज बारिंग ओएमसीज सभी में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। नेगेटिव पैसेंजर ट्रेडिंग हुई है सीरीज में। टेलीकॉम, सीमेंट और एफएमसीजी और नेगेटिव रोल्स भी कैरी हो रहे हैं अगले पर्टिकुलर सीरीज में। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, इनफैक्ट कुछ रोल ओवर फिगर्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें है इन्फीबीम जिसमें 83% टॉप रोल ओवर कैंडिडेट है, ये 15% इस सीरीज में टूटा है। दीवान हाउसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्टॉक इस सीरीज का एक पॉजिटिव स्टॉक है और 68% के रोल ओवर फिगर्स अभी तक हो चुके हैं। डाबर पॉजिटिव है। आईबी रियल एस्टेट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेड्स थे इस सीरीज में। लेकिन जो सबसे कम रोल ओवर्स हुए हैं उसमें एनआईटी टेक, ब्रिटानिया, आईबी हाउसिंग, इन स्टॉक्स में सबसे कम रोल ओवर फिगर्स इस सीरीज के हिसाब से निकल के आए हैं। आज के सत्र में जो एक्शन अभी थोड़ी देर पहले होता हुआ नजर आया उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें इंडोकाउंट, बीईएमएल और यूनाइटेड ब्रूरीज टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं आज। चलिए, धन्यवाद रजत। सौरभ, अगर आईटी और फार्मा सेक्टर्स की बात करें, वहां पर आपको किस तरह का रुझान लग रहा है? क्या आप मानते हैं कि वहां पर वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव हैं, कुछ स्कोप है अब बाउंस बैक का? लास्ट 6 महीने से जो जिस तरह से ये सेक्टर को पीटा गया है, जिस तरह से नेगेटिविटी बिल्ड हुई है, मेरे को थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है। हाँ, ज़रूर ये बात है कि फार्मा में एफडीए ने भारी एक्शन लिया है इंडियन फार्मा कंपनीज के विरुद्ध लास्ट 2-3 साल में, बट मिड कैप फार्मा में एटलीस्ट मेरे को 2-3 स्टॉक नज़र आ रहे हैं जहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, कैश फ्लो जनरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है, कैपिटल एलोकेशन अच्छी है। सो मिड कैप फार्मा में जहाँ पे यूएस की एक्सपोजर कम है, यूएस मार्केट में शायद मिड कैप फार्मा कंपनीज की 10-20% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोजर नहीं है, वहाँ पे मेरे को लगता है अभी भी खरीदने लायक स्टॉक्स हैं। और फार्मा आईटी में लार्ज कैप्स में मेरे को लगता है अभी भी खरीदने का स्कोप है, स्पेशली आईटी लार्ज कैप कंपनी जहाँ पे आपको 25-30% की आरओसीई है, भारी कैश रिटर्न दी जा रही है, 5-6% का डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड प्लस बायबैक यील्ड मिल रहा है। आई थिंक आईटी लार्ज कैप एंड फार्मा मिड कैप मेरे को लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। मिस्टर कुकरेजा, आपसे आखिरी सवाल होगा
आप अक्टूबर सीरीज के लिए निफ्टी में अगर कोई 2 स्टॉक ऐसे हैं जिस पर आपको रिलाय करना हो या फिर दारोमदार करना हो, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि दिग्गज शेयर जहां पर वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न रहे हैं और अब कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है फॉर व्हाट एवर रीजन, मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूं मार्केट में। मिहिर, आई वुड स्टिक माय नेक आउट एंड से कि जरूर निफ्टी अभी परेशान करेगा थोड़ा। अब 2 दिन की एक्सपायरी थी, 1 दिन की नहीं थी, आज और कल मिला के ऐसा समझ लीजिए। अभी थोड़ी वॉलिटिलिटी है मार्केट में, but I think we are very close to settling down. I'm not saying it will going to be a V-shape rally, but definitely थोड़ी अब जैसे कहते हैं सैनिटी मार्केट में आ जाएगी और अच्छे दिग्गज जो कंपनियां हैं उसमें आपको रुझान अच्छा देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक बहुत पैसे पे बैठा हुआ है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है इसको, एंड आई एम श्योर स्टेबिलिटी आएगी। सो इफ आई हैव टू पिक फ्यू गुड नेम्स, यू नो, इन एडिशन टू व्हाट एवर आई हैव टोल्ड बिफोर, आई थिंक स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, Reliance, Infosys, I think these are the names which will definitely get some benefit. कुछ चुनिंदा फार्मा के नाम, और like I also told about SBI, I think ये कुछ stocks हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, and once market settles down, then quality mid caps will also participate. सौरभ, क्या आप मानते हैं कि FIIs की जो बिकवाली है ये और कुछ हफ्ते कुछ महीने चलती रहेगी कि कुछ थमने का कोई नाम भी लेगी? नहीं, FII सेल ऑफ तब तक चलेगा जब तक आइदर प्राइसेस अट्रैक्टिव ना हो जाए, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव ना हो जाए, या अर्निंग्स रिकवरी के साइंस नजर आए। अर्निंग्स रिकवरी के साइंस इस साल नजर आना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट सस्ता हो जाना मोर लाइकली है। एक बार मार्केट और 10% गिर गया, FII बाइंग इंटरेस्ट वापस आएगा। बिल्कुल। चलिए मिस्टर चतुर्मोता, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच सौरभ, जो आपने इनफैक्ट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही थी कि अब जो आने वाला समय है उसमें अगर हम डीमोनेटाइजेशन का बेस इफेक्ट डालें तो कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर नंबर्स हमें बेहतर दिख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो फेस्टिव सीजन का डिमांड में पिकअप भले ही सबड्यूड हो, लेकिन वो जो देखने को मिलेगा, इसे अगर प्ले करना हो तो आप इस समय वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल किन स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में हैं? जहाँ पे भी ये ब्लैक इकोनॉमी से वाइट इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वहाँ पे आउटलुक, अर्निंग्स आउटलुक बेहतर होने का चांसेस ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल्स देख लीजिए, प्लाईवुड देख लीजिए, सैनिटरी वेयर देख लीजिए, होल अपैरल स्पेस, क्लोथिंग स्पेस देख लीजिए। ब्लैक इकोनॉमी इन सारे सेक्टर्स में 50 से 90% मार्केट शेयर है। ब्लैक इकोनॉमी का क्रश्ड हो जाना अगले 2-3 साल में हाईली लाइकली लगता है। सो डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ले लें या फेस्टिव सीजन का इफेक्ट ले लें, ब्लैक टू वाइट डायनामिक जहाँ पे भी आप प्ले कर सको, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा इंडिया में अगले 3-4 साल में। इस बीच अभी एक अहम खबर आई है। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय एक्सपोर्टर्स और ट्रेड बॉडीज़ के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। अनप्लान्ड मीटिंग है, अनस्केड्यूल्ड, लेकिन अभी सुबह 10:30 बजे वो एक बैठक करने वाले हैं एक्सपोर्टर्स और ट्रेड बॉडीज़ के साथ, और उनकी जो दिक्कतें हैं खासकर GST को लेकर और अब करेंसी को लेकर, उस पर इसमें बातचीत होगी। इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था इनफैक्ट सारे ही अधिकारियों से कि जिन ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है GST उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज देयर। इसमें सौरभ, कल हमने इनफैक्ट नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उनसे भी बात की थी, एंड ही वाज वेरी वोकल। ही सेड कि इस समय स्टिमुलस अगर देना भी पड़े तो आपको देना चाहिए। हो सकता है इसमें आपको फिस्कल डेफिसिट के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट ही वाज वेरी फर्म कि आप आधे % तक का डेविएशन इस तरह की इकोनॉमी में जहां स्टिमुलस दिया जाता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट डू यू थिंक मार्केट विल एक्सेप्ट दिस? नहीं, जो मेरा कहना है कि फिस्कल स्टिमुलस तो ऑलरेडी दे चुकी है सरकार। अगर आप Q1 का GDP डेटा देखें, government spending grew at 30% in 1Q. I think government spending has been pretty firm, I reckon, even in July, August. So जहाँ तक सरकार स्टिमुलस दे सकती है वो ऑलरेडी दे रही है। इससे ज़्यादा कितना स्टिमुलस देगी मेरे को समझ नहीं आ रहा।
बिकॉज 30% से अगर सरकार की स्पेंडिंग जारी रखनी हो सो फिर तो बजट डेफिसिट 4% की तरफ निकल जाएगा। सो ये मेरे को बहुत अजीब लगता है ये सोच कि इससे और भी ज़्यादा स्टिमुलस देने की स्पेस है, वो नज़र नहीं आ रहा मेरे को। 1Q में आई थिंक इवन फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड क्वार्टर द गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी एक्टिव, राइटली सो, इन पंप प्राइमिंग द इकोनॉमी। सरकार को ये एफर्ट सरकार ने अच्छा कदम लिया। अगर नहीं लेती सरकार ये कदम तो जीडीपी ग्रोथ शायद 3.5% आ जाता। सो जो मेरे को थोड़ा सा पजलमेंट होता है, आश्चर्य होता है कि दिल्ली में ये सारे लोग स्टिमुलस की बात क्यों कर रहे हैं। स्टिमुलस तो सरकार ऑलरेडी दे चुकी है और कितना देगी मेरे को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, चलिए सौरभ, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है अगली बार जब आपसे बात होगी तब तक थोड़ी और क्लैरिटी शायद होगी मार्केट में। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रोज 9:50 पर हम आपके लिए नवरत्न शेयर लेकर आते हैं। देखते हैं आज का नवरत्न शेयर कौन सा है। बताइए साक्षी। शुक्रिया मीर। आज जो चुना गया है शेयर नवरत्न शेयर के तौर पर वो एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज कंपनी है डाबर को हमने चुना है। खासतौर पर दिवाली के पहले और इस पूरे फेस्टिवल सीजन में डिमांड काफी अपटिक होती है पूरी एफएमसीजी स्पेस में, और डाबर के लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और लगातार जो ट्रेंड यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज देख रहे हैं वो ये है कि जीएसटी के बाद जो रीस्टॉकिंग हुई है उससे वॉल्यूम्स काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कस्टमर ऑफटेक काफी बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि आगे आने वाली तिमाहियों में रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर हम अर्बन और रूरल मार्केट की बात करें तो काफी बैलेंस्ड प्रेजेंस है डाबर की अभी यहाँ पर। बेहतर मॉनसून रहा है जो कि ग्रामीण मांग के लिए काफी बेहतर रहा है, और इसका भी रिफ्लेक्शन आगे आने वाले तिमाहियों के सेल्स फिगर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब आगे जाते हुए ओटीसी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी का काफी फोकस है, जो कि काफी बड़ा हिस्सा होता है इसके रेवेन्यूज का, और यहाँ से भी काफी अच्छे रेवेन्यूज प्रोड्यूस होते हुए नजर आ सकते हैं। हाल में कंपनी ने अमेजॉन के साथ भी करार किया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने 30 प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यूएस, कनाडा जैसी मार्केट्स में, और इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो अब तक का थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा था, यहां पर एक स्ट्रांग जंप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेज यही मानते हैं कि अगर FY20 तक की बात करें तो यहां पर 14% तक की ग्रोथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखने को मिल सकती है, और डोमेस्टिक मार्केट्स में 11% तक का उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट्स में जो डाउन ट्रेंड है उसके बावजूद ये 50 डेमा के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया है। तो फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स भी यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज की राय है 352 के टारगेट्स के लिए।